अगर आप एक हिंदू कपल हैं और म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए मूव करने जा रहे हैं या आप एक लॉयर हैं जो अपने हिंदू क्लाइंट के डिवोर्स के लिए मूव करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहे। तो मैं आप सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं वैल्यूएबल रहे। हेलो एवरीवन, मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आप सबको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाहते हैं कि उनका डिवोर्स हो जाए, वहां पे जनरली वो म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की पिटिशन कोर्ट में मूव करते हैं। तो आज सबसे पहले इसके बेसिक न्यूआंसेस को समझने के लिए हम इसको एक सिंपल रीडिंग देते हैं। तो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, ये मैं आप सबके साथ एक बारी रीड करके बताता हूं। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की हेडिंग है, का टाइटल है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 13B क्लॉज 1, subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Clause 2. On the motion of both the parties made not earlier than 6 months and after the date of presentation of the petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. अब जैसे कि हमने रीड किया, इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई भी हिंदू मैरिड कपल म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए मूव करना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि ये डिवोर्स जो है ये दो मोशंस में कोर्ट में फाइल होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट एंड सेकंड मोशन कहते हैं। फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन की जो पिटिशंस हैं, उनके अंदर हम क्लियरली ये मेंशन करते हैं कि मैरिज के बाद 1 साल या 1 साल से ज्यादा हस्बैंड एंड वाइफ अलग रह रहे हैं और वो साथ में रह नहीं पाए हैं। इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो डिवोर्स हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को देंगे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी एवर्मेंट्स पिटिशंस में फाइल की गई हैं वो जेन्युइन है, वो सही हैं, तो कोर्ट डिवोर्स की डिक्री पास कर देते हैं और उसी दिन से, जिस दिन ये सेकंड मोशन की डिक्री पास होती है, उसी दिन से जो डिवोर्स है आपका वो हो जाता है।
तो सबसे पहले दो मोशंस फाइल होते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जब फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन फाइल किया जाता है उनकी पिटिशन में मेंशन किया जाता है कि शादी के बाद से मिनिमम 1 साल या उससे ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है किसी भी मैरिज में। अगर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में मूव करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 साल से ज़्यादा उनका अलग रहना ज़रूरी है। अगर वो उससे कम अलग रहे हैं और फिर वो म्यूचुअल कंसेंट के लिए मूव करना चाहते हैं तो कोर्ट उस पिटिशन को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 13 भी ये अलाउ नहीं करता। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक मिनिमम 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। सेकंड चीज कि जब फर्स्ट मोशन फाइल होता है उसके बाद 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सेकंड मोशन फाइल किया जाता है। और जो भी एवर्मेंट्स इस इन दोनों पिटिशंस में मेंशन की गई होती हैं हस्बैंड एंड वाइफ के थ्रू, कोर्ट इनकी इंक्वायरी करता है कि जो भी एवर्मेंट्स हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है। और जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है वैसे ही डिवोर्स की डिक्री पास हो जाती है। जो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स का सेकेंड मोशन फाइल करने के लिए, ये एक मैंडेटरी टाइम पीरियड है। अगर आप 18 मंथ्स के बाद सेकेंड मोशन फाइल करते हैं तो कोर्ट सेकेंड मोशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेसिक बेसिक इसके अंदर दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पहली चीज हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए शादी के बाद अलग रहे हों। 1 साल से ज़्यादा अगर अलग रहते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर 1 साल से कम वो अलग रह रहे हैं तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब फर्स्ट मोशन फाइल हो जाती है तो एट दी मैक्स 18 मंथ्स तक आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड मोशन फाइल नहीं कर सकते। अगर उसके बाद आप सेकंड मोशन फाइल करेंगे तो कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट की ये थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो अभी तक मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताई है जनरली लॉयर्स को तो बहुत आराम से इस चीज़ का पता ही होगा। बट जो अब मैं आपको इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ बहुत सारे लॉयर्स को इस बात का पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। एंड जो नॉर्मल हिंदू कपल्स हैं जो म्यूचुअल कंसेंट की पिटिशन मूव करना चाहते हैं और जो बहुत क्यूरियस रहते हैं नॉलेज लेने के लिए, उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कुछ केसेस के अंदर सेटलमेंट एग्रीमेंट फॉर्म होता है म्यूचुअल कंसेंट के लिए। वो सेटलमेंट एग्रीमेंट मीडिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। अब इन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट के थ्रू दी थी। ये गाइडलाइंस रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता नाम के केस में मेंशन हो रखी हैं। इसकी जो डिसीजन था वो 15/5/2018 के डिसीजन में मेंशन हो रखा है। अगर आप इस डिसीजन के पेज नंबर 59 से लेकर 63 को रीड करते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएंगी कि ये गाइडलाइंस क्या हैं। अब इन गाइडलाइंस को सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूं कि इन गाइडलाइंस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मेंशन किया था कि अगर कहीं पे भी कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट के थ्रू म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल होता है तो इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर बहुत ही क्लियर वे में टर्म्स एंड स्टिपुलेशन फॉर द म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मेंशन होने चाहिए। जो इसके अंदर टर्म्स एंड स्टिपुलेशंस मेंशन हुए हैं ये अनएम्बिगुअस होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्लियर होने चाहिए। नेम
एंड इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ दी पार्टीज बहुत ही क्लियर एंड अनएम्बिगुअस वे में होनी चाहिए। इस जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, इसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई भी पार्टी, अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी जो टर्म्स एंड स्टिपुलेशन है उनको ब्रीच करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या पेनल्टी लगेगी या क्या रेपरकशंस होंगे, वो इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए, वो भी अनएम्बिगुअस होने चाहिए, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर ये मेंशन हो रखा है कि एप्रोप्रिएट एफिडेविट्स इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के साथ लगेंगे। कोर्ट उन एफिडेविट्स को अपनी फाइल में लगाएंगे, फाइल कराएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर ये मेंशन हो रखा है कि जो भी टर्म्स एंड स्टिपुलेशन मेंशन हो रखे हैं इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में, वो कोर्ट अपने स्पेसिफिक ऑर्डर्स में और डिक्रीज में मेंशन करेंगे एंड पार्टी से जहां जहां पे अप्रोप्रिएट जगहों पे साइन चाहिए, कोर्ट वहां पे उनसे साइन एंड सिग्नेचर्स भी कराएंगे। कोर्ट अपनी आंखों के सामने हर एक वो चीज करेंगे जिससे वो इन गाइडलाइंस को, इन टर्म्स एंड स्टिपुलेशंस को जो है वो फोरमोस्ट रख सके। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जब भी म्यूचुअल कंसेंट के सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए आप किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो इस जजमेंट को, रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता, डिसीजन डेटेड 15/5/2018, 15 मई 2018 को आप जरूर रीड करें और इसके बेसिस पे आप अपना सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवाएं। मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड आपके राइट्स हर तरीके से सेफगार्ड होंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है, अगर वो आपके लिए किसी भी तरीके से वैल्यूएबल हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपके लिए कहीं पे भी यूजफुल हो, तो काइंडली लाइक, share and subscribe. Thank you.